अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल। अब्दुल बासित साहब आज हमारे साथ हैं। कुछ इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की सियासी सूरत किस तरफ जा रही है और इमरान खान साहब कहाँ तक अपने मिशन में कामयाब हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसी गुजर पिछला रही है? प्रोग्राम माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने देखा आपका। कोई फोन शोन भी आए कि नहीं? हाँ, काफ़ी अमेरिका वगैरह से, जर्मनी से फ़ोन आते रहे, मुझे पाकिस्तान से भी आए। अच्छा, हाँ जी। चले। अच्छा, मैंने कहा कि आप पाकिस्तान से तकरीबन 1 साल हो गया था कितना? नहीं, अभी मुझे 6 महीने हुए। 6 माह हुए। तो 6 माह पहले तक के और आज के हालात, या जब से इमरान खान आया, दावे तो बड़े बड़े थे, मगर किस तरफ चला गया पाकिस्तान? एक तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वो है महंगाई। असल बात ये है कि जब इमरान खान साहब आए थे, जी लोगों ने इनका साथ इसलिए दिया कि इन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत अच्छी टीम है। जी लेकिन जब इन्होंने आते ही पहला काम जो ये किया कि इन्होंने ये लोगों को बताया जी कि हमारा तजारती खजाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जी। इसलिए उन्होंने आनन फान तमाम इंपोर्ट्स जो बंद कर दी। हम्म। और उससे साथ ही इन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर से मशवरा किया है या नहीं किया, या उसने इनसे किया नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन, ये जो अपनी डिवैल्यूएशन थी डॉलर की, जी ये 35% कर दी, ठीक। जिसकी वजह दो नुकसान हुए। जी एक नुकसान तो ये हुआ कि जब इंपोर्ट यकदम बंद कर दी गई तो बहुत सारे इंपोर्टर्स और उनके मुलाजमीन और उनके साथ जो वाबस्ता फैमिलीज थी वो सब उनकी आमदन बंद हो गई, वो बेरोजगार हो गए। जी और इससे जो एक्साइज ड्यूटी इंपोर्ट की मिलती थी एशिया पे, जी वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, कम हो गई। और जिसकी वजह से, हालांकि यही काम ये अगर थोड़ा सा ग्रेजुअली करते, पहले जो भी चीज़ें इंपोर्टेड थी उनको लोकल मैन्युफैक्चर करके और ग्रेजुअली 3 साल का प्रोग्राम बना लेते कि 3 साल में इंपोर्ट हमने कम करनी है। जी और उससे ये है कि मईशत में भी मजबूती आती और बेरोजगारी भी न फैलती। लेकिन पता नहीं इनको किसने मशवरा दिया कि इन्होंने वो बंद करके यकदम, उससे महंगाई का एक इसलिए भी सैलाब आ गया कि जो रॉ मटेरियल थे बहुत सारे, या जो लोग बेरोजगार हो गए, और जो इंपोर्ट होती थी चीज़ें खाने पीने की भी, उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई, और जिसकी वजह से कीमतें जो है बढ़ गई। जी और चूंकि हमारा मुल्क ज़्यादातर इंपोर्ट ओरिएंटेड है, इसलिए इससे बेहतर ये था कि ये पहले उसको अल्टरनेट जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते, और ग्रेजुअली साथ साथ फिर ये लोगों को महसूस नहीं था होना। इसी तरह जो डिवैल्यूएशन इन्होंने की 35%, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पहले 5.6% जो ग्रोथ रेट था, जी वो अगर जारी रहता जी तो इसका मतलब है कि 5 साल बाद हमने उसी लेवल पर रहना था जिस लेवल पे वो ग्रोथ रेट छोड़ के गए थे। जी लेकिन हुआ ये कि वो ग्रोथ रेट 0 पे आ गया, और ये जो डिवेल्यूएशन की गई इसकी वजह से जो हमारे कर्जे थे वो इतने ज्यादा बढ़ गए। इसकी मिसाल आपको मैं ये एक दे सकता हूँ कि जो 100 रुपया पहले कमाता था बंदा, जी उसकी आमदन $1 थी, ठीक। ठीक है, या जी। 90 सेंट थी। और जो पाकिस्तान की उस वक्त फी का आमदनी थी वो तकरीबन $1500-1600 के करीब थी। ठीक। ये जब डिवैल्यूएशन हुई तो आम आदमी की जो हकीकी आमदनी थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई, और डॉलरों में वो कम होकर $1200 पे आ गई, जबकि वो जरूरियात जो उसी तरह इंपोर्ट की जा रही थी। बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो आदमी जो है वो बहुत ज्यादा सुप्रेशन के नीचे आ गया था। अच्छा, ये तो इमरान खान से आपके दावे थे कि मेरे पास बहुत ही तजर्बाकार टीम है, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जैसा कल मैं देख भी रहा था, जहांगीर तरीन साहब बड़े मशवरे दे रहे थे कि हम बड़े कामयाब अपना सिस्टम को चला रहे, मगर ये लोग तो अरसा दराज से पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल इन लोगों के साथ पाकिस्तान की कोई तरक्की नजर आ रही हो। आप अगर पूरी तारीख पे नजर डालें जी तो यही 12-14 आदमी जो हैं बिल्कुल। यूरो से ये पाकिस्तान में, उसकी वजह ये है, वजह ये है कि ये जो मेरा तजज़िया है कि ये जो इकोनॉमिस्ट हैं, जी ये ज्यादातर इनमें से जो पढ़े लिखे या जो बाहर जाके कोर्सेज करते हैं, ये ज्यादा फोर्ड फाउंडेशन के वज़ाइफ पे पढ़ते हैं,
और फोर्ड फाउंडेशन जो है वो अमेरिका का एक ऐसा फाउंडेशन है जो तालीम में PhDs और स्पेशलाइज उनको करवा के यहाँ भेजते हैं। जी। वो उनकी पॉलिसियां चलाते हैं। वो पॉलिसियां जब चलाते हैं तो उनको फिर इनाम के तौर पर वर्ल्ड बैंक में भी लगा दिया जाता है और वहां भी वो सर्व करते हैं, IMF में भी लगा दिया जाता है। और फिर जब कोई भी मुल्क, खास तौर पर मुसलमान मुल्क जो है, वो जब इनको तरक्की करता हुआ नजर आता है तो ये उसको स्टॉप लगाने के लिए वहां से जो आपने लोग हैं वो यहाँ भेज देते हैं, जो उसमें ऐसी पॉलिसियां बनाती हैं कि मुल्क में पहिया तरक्की का रुक जाता है। नहीं तो इसका इनको क्यों नहीं इन चीजों का पता चलता? पता चलता है। अच्छा। इमरान, हमारे आप अगर एक और तजजिया करें कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है जी, इसमें मुसलमानों की खसूसियत जो है ना चापलूसी रही है शुरू से। जी। आप जितने जागीरदार देख रहे हैं, दूसरे तीसरे देख रहे हैं, अंग्रेजों के चापलूस थे, वहां उनके दरबारों में कुर्सियां उनको मिलती थी, तो चापलूसियां करते हैं। और ये चीज जो है ये हमारे मिट्टी में पड़ गई हुई है कि यहाँ जो भी आता है इक़्तिदार में ये उसकी चापलूसी शुरू कर देते हैं। और इसी तरह आप देखें कि जो फॉरेन कंट्रीज है, और उसकी मिसाल आपको देखेंगे कि पाकिस्तान में जब भी तरक्की हुई है, अयूब खां के दौर में तरक्की हुई है, उस वक़्त इसलिए कि वो पॉलिसियां जो थी वो कुछ हद तक आज़ाद थी। और उस वक़्त भी मुझे याद है 70s में या उससे पहले भी डिवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन उसमें उस वक़्त जो है MM अहमद साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे। उन्होंने एक बड़ा आसान तरीका इनको बताया। उस वक़्त डॉलर गालबन 4 रुपये या 3 रुपये 90 पैसे का था। उन्होंने ये कहा, उन्होंने मशवरा हुकूमत को ये दिया कि आप लोग जो हो अभी डिवैल्यूएशन इस तरह ना करो, हम क्योंकि उससे एक्सपोर्ट जो बढ़नी है लेकिन हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाएगा। उसका तरीका हम ये करते हैं कि उन्होंने एक स्कीम निकाली जो बोनस वोचर स्कीम कहलाती थी। वो उन्होंने ये किया कि इंपोर्टर जो थे, जो अपने एक्सपोर्टर्स थे, उनको इकट्ठा किया, उनको ये कहा कि भाई तुम्हें जो आलमी मार्केट में इस वक्त जो कास्ट मिलती है, अगर वो तुम्हारी कास्ट पूरी नहीं होती तो हम उसके ऊपर तुम्हें यहाँ से बोनस देंगे। तो आप मार्केट में एक्सपोर्ट बढ़ाओ और वो जो तुम्हें गैप आएगा वो हम पे करेंगे। उसका फायदा ये हुआ कि एक्सपोर्ट भी बढ़ गई, लेकिन आपका डॉलर मजबूत रहा, रुपया मजबूत रहा और इंपोर्ट बिल आपका नहीं बढ़ा। अभी ये अगर यही काम करते, ये पता नहीं, आई डोंट नो क्यों ये पॉलिसी, मसलन अभी आप एक रीसेंट में पॉलिसी देख लें कि 120 अरब रुपए का इन्होंने ये किया है पैकेज अनाउंस, महंगाई कम करने। इससे महंगाई नहीं कम हो सकती, क्योंकि ये क्या करते, अगर ये 120 अरब रुपया पेट्रोल की कीमतें कम कर देते तो हर चीज की कीमत कम हो जाती, ऑटोमेटिक नीचे आ जाती। लेकिन इन्होंने वो 120 अरब बजाय पेट्रोल में कमी करने के ये दूसरी अशिया पे दे दिया और उसका फायदा, और साथ पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, वो महंगाई उधर चली जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी है। नाज़रीन, आपने कहीं जाना नहीं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा ये बताएं, अभी आपने जो लास्ट बात की 120 अरब की, वो ये सोचते नहीं कि ये एक आर्जी तौर पे एक सिस्टम हम चला लेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे जरा तो इसका लॉन्ग टाइम तक लोगों को फायदा होगा। देखिए, आप इस तरह मदद करेंगे जिस तरह इसने वो खोले आजकल, वो जहाँ पे फ्री खाना मिलता है, लोगों को तो काम की जरूरत है, ये तो बेकारी कर रहा है कौम को। असल बात ये है कि हमारे बदकिस्मती ये है कि इनको पॉलिसियों के मशवरे देने वाले, पॉलिसियां नाफज करने वाले, इनको सिर्फ इक़्तिदार से दुआम है। ये समझते हैं कि हम इक़्तिदार में मजबूत रहें, अवाम को फायदा हो ना हो, वक्ती तौर पर। मसलन आप एक और मिसाल में देता हूँ कि इन्होंने ये कहा कि जी हमने 1100 अरब रुपया जो है ज़राअत में दिया है, कहते हैं, दावा करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। इनसे बंदा ये पूछे कि तुमने क्या दिया है? तुमने गंदम की कीमत जो है 1400 रुपए मन से बढ़ा के 1800 रुपए मन कर दी, वो तो 400 मैंने दिया है, वो तो अवाम ने दिया जिसको आटा में हुकूमत का देना तब बनता था कि अगर आटा उसको 1400 रुपए मिलता, बिल्कुल, और हुकूमत उनको 1100 अरब देती। बिल्कुल, उस किसान को क्या फायदा हुआ है कि जिसने वो 2000 मन की या 1800 रुपए मन गंदम बेची है और वो खाद की बोरी जो 1500 से बढ़ाकर 6000-7000 रुपए ले गए हैं।
उसको क्या फायदा हुआ? बिल्कुल ऐसे। तो यही पॉलिसियां जो है ये सोचते समझते नहीं, और इसी वजह से आपने देखा कि इनके 4 वजीर खजाना बदले। और जब तक आप किसी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं होती है आप तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, आपके ख्याल में यंग जो लड़के हैं लड़कियां उनको क्यों नहीं ये आगे लाते? वही लोग, वही टीम, वही चीज, कैप्टन बदल जाता है, टीम वही रहती है, यही तमाशा अरसा दराज से चल रहा है। असल बात यह है कि ये जिसका ये इमरान खान साहब से किसी ने पूछा था जी कि जी आपके दावे तो इतने थे कि ये होगा वो होगा ऐसे करूंगा, तो आपने उन लोगों को साथ मिला दिया। हाँ। तो उसने एक बड़ा अजीब जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मैं कोई स्वीडन का वजीर आजम तो नहीं ना, मैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में यही सिस्टम चल रहा है और भाई यही चल रहा है तो इसको चलने देना था। तुम इंतखाबात में आते फिर तुमने पहले धरने क्यों दिए? मुल्क की मईशत का नुकसान किया तुम, और फिर उसी टीम को जब साथ लेके आए तो आगे लोगे। जब तुम्हारे पास ये प्रोग्राम कोई नहीं था, जब तुम्हें पता था मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूँ, मैं किसी मगरबी मुल्क का वजीर आजम नहीं हूँ, यहाँ वही लोग तुम्हारे साथ चलने हैं, उन्होंने तुम्हें चलने नहीं देना, तो तुमने ये काम क्यों किया जो पाकिस्तान को इतना पीछे ले गया? अच्छा, धरने में तो फिर ये स्वीडन का वजीर आजम बन के बातें बता रहा था। तो जाहिर है वहां तो यही कहता था कि मैं ये कर दूंगा। मैं अब ये दावा कीजिए कि यहाँ जो है रोज की 100 अरब 300 अरब रुपए की जो है ना वो करप्शन होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। वो भाई 300 अरब की होती है तो 3 साल हो गए, चलो पहला साल नहीं रुकी, दूसरा साल नहीं रुकी, तीसरा साल भी अगर रुक गई है तो 365 दिन होते हैं एक साल में। तो 9, 10, 15 हजार अरब रुपया अब तक हमारी मीशत में आ जाना चाहिए था। बिल्कुल, वो आने की बजाय, और करंट स्टॉक मार्केट आपकी जो है वो नहीं। ये डॉलर कहाँ चला गया, पौंड कहाँ चला गया, पौंड कहाँ चला, वो तो जाहिर है डॉलर के साथ मुंसलिक। और फिर सबसे बड़ी बात ये है, मतलब अब अल्लाह ताला देख रहे इस चीज को कि खुदा ने कुरान करीम में फरमाया है कि जो शख्स सूद लेता है वो अल्लाह और रसूल के साथ जंग करता है, सूदी निजाम में। हमारे इमरान खान साहब ने पहला काम जो किया है, नाम मदीना रियासत का लेके आते ही सूद जो है 7.5% से 13% तक। वो पहला काम ही खुदा को नाराज करने वाला कि बरकत कहाँ से पड़नी है इन लोगों ने। अच्छा, और कोई काम ऐसा किया, चलो सूद के अलावा कोई किया जिससे बरकत पड़ जाए? ना कोई, ये अपनी तरफ से ये जो मजहबी जो है रियासत मदीना जो है, रियासत मदीना की मिसालें देते हैं। रियासत मदीना में तो जब रसूल ने पेड़ से उतारा था, अपना कमीज उठाई थी तो 2 पत्थर थे बंधे हुए। वहां हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंसाफ की ये मिसालें देते हैं। वो उनके घर जो है उनको सिर्फ एक आम मजदूर, एक आम मुसलमान का वजीफा मिलता था, और वो एक दरख्त के नीचे ईंट रख के सोए होते थे। वो 300 कनाल के मकान में नहीं थे रहते। इसलिए कुरान करीम में जो अल्लाह ने लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात मत कहो जो तुम करते नहीं। तो ये अपनी पॉलिसियां जारी रखें, उनकी मिसालें ना दें, ये खुदा को नाराज करने वाली बात है। कल भी मैं सुन रहा था कि सारी बातें ये करता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत उमर फारूक की या दूसरे जो खुलफा हैं, मगर एक काम भी ऐसा झूठ की बात कर लेते हैं। हर चीज पे झूठ बोला जाता है। वजीर आजम भी झूठ बोल रहा है, वजीर इसके झूठ बोल रहे हैं, मशीर झूठ बोल रहे हैं। तो इनको वहां पे खुदा याद नहीं आता, वहां इस्लाम याद नहीं आता। ये अब हम नहीं कहते कि जी ये झूठ बोलता है, या मैं नहीं इस पे तबसरा करता, लेकिन ये तो अब मुफ्ती जो इनके मुनीब रहमान साहब, उन्होंने आके कह दिया जी कि ये तरीकल बैग के बारे में बुजुर्गों ने झूठ बोला। अब इसमें हम इस पे तबसरा करने की जरूरत ही नहीं है। जब वो एक दीनी मामले में, एक सियासी मामले में उनको उनका अपना मुफ्ती जो है वो कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, तो इसमें हमारी तबसरे की नहीं। अच्छा, ये बैग की बात की आपने, इनके साथ मुआहदा हो गया, अब 2 माह बाद फिर वो आ जाएंगे, फिर 4 माह बाद आ जाएंगे, तो कानून इंसाफ ये बातें फिर जुबानी है। देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान जो हमें पहुंचाया है ना, ये हमारी अदलिया ने पहुंचाया है। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी मुल्क हो, जब तक अदल और इंसाफ उसमें कायम नहीं होता है, वहां की कोई पॉलिसी, कोई निजाम कामयाब नहीं चलता। सबसे पहली जस्टिस है। जब वहां आपके केसेस 3-3 साल तक लटके रहते हैं, जमानतें मिल जाती हैं, कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, ना किसी को सजा होती है, गरीब आदमी जो है दिन ब दिन जुराइम की और केसेस की तादाद अदालतों में बढ़ती जा रही है।
तो इसलिए इसके ऊपर तो अगर हम इतने ईमानदार होते, सियासत मदीना का निज़ाम मुताफ़िज़ कर रहे होते, तो आज हमारा ये हाल ना होता कि हम दुनिया में ईमानदारी में 160वें नंबर पे होते। हाँ, शुक्र है कि इससे पीछे नंबर नहीं है। बिल्कुल, हाँ, 160वें नंबर पे होते ना होते हम। तो मैं ये, और इंसाफ में हम 120वें नंबर पे ना होते, 123 123 या 120 पे। बेल्जियम तो एक हाँ, नंबर। इसलिए देखें, खुदा ताला ने कुरान करीम में भी सबसे ज्यादा जोर जो कुरान करीम में दिया है कि अदल और तवाज़ुन का। अच्छा, ये बातें तो ये करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसका हाथ काट देता, मगर अरबों रुपए लोग खा गए, कोई आज तक जिस तरह आपने बताया किसी को सजा नहीं हुई। अब लिबैक वालों को सजा नहीं हुई, 4 पुलिस वाले मर गए, इससे इनकी हौसला अफजाई होती कि और काम कारनामा डाल दो, कौन सा किसी ने पकड़ना। असल बात ये है ना कि इंसान को बातें वो करनी चाहिए जिसका अख्तियार पास हो, समझे। इसको पता था कि इसके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, बिल्कुल, ये कवानीन तब्दील नहीं कर सकता। ये कुछ अच्छे काम करता, साल 2 साल में बेहतरी का को काम करता, उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन अनाउंस करके लोगों को कहता है मुझे मेजॉरिटी दो, मैं मजीद अच्छे काम करूंगा। बिल्कुल, समझे। इसने वो काम नहीं किया। ना इंसाफ में कोई तरक्की हुई है, ना किसी अदल में तरक्की हुई है, ना लोगों को कुछ, ना पुलिस में भी नहीं हुई, किसी चीज में भी नहीं हुई ना। हाँ। तो इसलिए ये कुछ 1-2 काम ऐसे कर जाता जिसमें लोगों को पता चलता हाँ जी ये प्रोग्रेस कर रहा है, तो फिर ये दरमियान में अनाउंस कर देता कि भाई मैं अभी ज्यादा इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। मुझे अगर तुम लोग मैं इंतखाबात का ऐलान कर रहा हूँ, मुझे 2/3 मेजॉरिटी दो, तो मैं तुम लोगों के जो है ये मजीद कवानीन बेहतर करके पाकिस्तानियों को सहूलत मुहैया करूंगा और इंसाफ को कायम करूंगा, तो लोग इसके साथ होते। अच्छा, आपके ख्याल में अवाम भी चाहती है कि आप जिस तरह चलता चलने दो, लोगों को रोटी मिलती रहे, सस्ती मिलती रहे, उनको भी कोई दिलचस्पी नहीं कि कवानीन तब्दील हो, कुछ नए ऐसे प्रोग्राम बने? हाँ, ये देखें, ये उसकी वजह ये है कि हम लोग एक शिकंजे में फंसे हुए हैं। अवाम जो है एक शिकंजे में फंसे हुए हैं। वो शिकंजा ये है कि यहाँ कोशिश इनकी होती कि इस बंदे को इतना रगड़ो कि ये उससे बाहर निकले ही ना अपनी रोटी रोजी से, उससे बाहर ही ना निकले, ना उसको तालीम दो, ना उसमें कुछ समझ बूझ आए, वो बस सुबह काम को बैल की तरह जोता जाए और शाम तक करता रहे, उसको कोई होश ना, और आगे थका हुआ हो और आगे बीवी बच्चे से लड़े और सो जाए। तो ये सूरतें जो है, जब तक आप तब्दीली के निजाम को देखें ना, आपने इन्होंने अब बांग्लादेश हमारे बाद, बिल्कुल देखने, उन्होंने पॉलिसियां बनाई, आज उनकी मैशत मजबूत है, जबरदस्त जा रही। और फिर झूठ की इंतहा, प्रोपेगेंडा की इंतहा ये है कि अभी भी ये शर्म नहीं करते कहते हुए कि जी महंगाई पाकिस्तान में सबसे कम है, चीजें यहाँ सबसे ज्यादा सस्ती। ये नहीं बताते कि भाई आपकी फी का आमदनी कितनी है। हाँ जी। और क्योंकि ये जो चीज है ये हमेशा आपकी परचेजिंग पावर के साथ मैच करती है। अगर आपकी परचेजिंग पावर कम होती जाए और महंगाई, अब जैसे इसकी मिसाल आपको मैं एक देता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ का एक बंदा 1 पाउंड कमाता है, बिल्कुल, वो 5 मिनट में या 10 मिनट में 1 पाउंड कमा लेता है। 5 मिनट में वो 1 पाउंड में 1 डबल रोटी, आधी डबल रोटी और 1 किलो दूध ले सकता है, आधा किलो दूध ले सकता है। अब पाकिस्तान में आप 1 डबल रोटी और 1 किलो दूध लेना चाहें तो आपको कम से कम 4 घंटे काम करना पड़ेगा। हाँ, बड़ा सीधा सा सवाल समझे। तो इसलिए इन चीजों को, लेट्स फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 1 घंटा काम करता हूँ, 1 घंटे वाले को यहाँ 9.5 पाउंड अब उन्होंने रेट कर दिया है। 9.5 पाउंड का मतलब ये है कि आप 3 किलो मुर्गी का गोश्त खरीद सकते हैं। हाँ जी, पाकिस्तान में 3 किलो गोश्त खरीदने के लिए आपको पूरा दिन काम करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 रुपए में आना है वहां, और 1000 रुपए मजदूर की जारी है। ये बात इनको समझ नहीं आती है। अच्छा, ये बताइए, अब यहाँ से अगर मैं जाता हूँ 1 पाउंड लेके 10 पाउंड मेरे लिए तो सस्ता है वो मुल्क। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आखिर पे टाइम खत्म हो रहा है कि अगला इलेक्शन कोई इसके जो ख्वाब है इमरान खान के, अवाम इसको वोट शोट देगी? मुझे तो लगता है ऐसा लंबा चौड़ा ये सिस्टम चलाया गया है कि एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ मजहब है, तो और भी चीजें, एक वो जैसे खिचड़ी नहीं कहते, वो अपोजिशन ने इस वक्त पकाई हुई है। बात ये है कि असल में हमारा अपना तो निजाम है कोई नहीं। हमें जैसे आप एक छोटी सी मिसाल आप समझ लें कि भाई वहां से
जो भी पॉलिसियां आती हैं आपको IMF से या किसी से, आप उन्हें दावा कीजिए हमने 27 में से 26 मुतालबात मान लिए हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप 26 मुतालबात माने और वो आपकी बात ना माने? तो इसका मतलब ये है कि वो आपके, उन्होंने बेसिकली उनका मकसद ये है कि ये मुल्क में क्योंकि एटमी पावर है, इसका इतना शिकंजा, इसकी मैशत को इतना निचोड़ दिया जाए, इतना कस दिया जाए कि ये जो है ना, ये उसको चलाने के काबिल ना रहे। और ये बात जो हम नहीं समझते हैं। और फिर अवाम से भी मेरी अपील ये है कि अवाम महंगाई का तो रोना रोते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर चीनी है, ये हुक्मरान तो आपको इसलिए नहीं कहते हैं कि उनको वो माफिया पड़ जाएगा। आप भाई एक टाइम चीनी पीनी छोड़ दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्या मरने लगे हो? आप चीनी पीनी छोड़ दो, 4 दिन में वो सीधे हो जाएंगे। खुद भी तो थोड़ा सा एफर्ट बंदा करे ना, अननेसेसरी चीजें जो है वो छोड़ देते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बादशाह साहब ने बहुत जबरदस्त बातें की, इनके साथ और भी प्रोग्राम चलते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। अपना ख्याल, आपका भी शुक्रिया सर, बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज।